तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज हम अपनी नॉवल की जानिए मोहब्बत महरम की पार्ट। और कुछ देर बाद हादी नीचे गाड़ी के पास खड़ा था और मुसलसल हॉर्न दे रहा था। तभी उसे सामने से अहमद और हिना आते हुए दिखाई दिए। तभी वो उनसे बोला, ये क्या, तुम लोग तो पूरे 20 मिनट बाद आए हो मेरे आने से। तभी अहमद बोला, भाई हम लोग तो तैयार होकर आए हैं, पुल तो हमें तैयार होने में इतना टाइम तो लगना ही था। अब हर कोई आपकी तरह इतना हैंडसम तो नहीं होता कि कुछ भी पहने और हैंडसम ही लगे। तभी हादी बोला, अच्छा अब अपनी ये बकवास बंद करो और ये बताओ, हम लोग तो सिर्फ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो तुम लोगों ने ये शादी वाले गेटअप क्यों किया है? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, उन दोनों को देखकर। तभी वो दोनों गाड़ी में बैठे और तभी हिना बोली, भाई इस वक्त आपने एक बात नोटिस की? तभी हादी बोला, वो क्या? आज इस वक्त घर में बीजान और अम्मी बाबा घर पर हॉल में नहीं थे। हाँ तो अपने रूम में होंगे, हादी बोला। तभी अहमद बोला, नहीं वो लोग घर पर नहीं हैं, बाबा के बिजनेस पार्टनर उमर अंकल है ना। तभी हादी बोला, हाँ तो सभी उनके बेटे की शादी में गए हैं, आज उनकी बारात है। अच्छा तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और ये क्यों बोला कि तुम लोगों को आइसक्रीम खाने जाना है? वो इसलिए भाई क्योंकि आइसक्रीम तो हम लोग लौटते वक्त खाएंगे ही, लेकिन इस बार अम्मी आपके लिए कोई अच्छी लड़की भी देखना चाहती है और हो सकता है वहाँ आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, बतौर अम्मी का ये मानना है। इस बार हिना बोली और हादी ने फिर उनकी ये फिजूल बकवास बातें पूरा रास्ता सुनी। और अब कुछ देर में वो लोग हॉल में मौजूद थे। क्योंकि बारात का फंक्शन रात का था तो हर तरफ लाइट से अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। तभी हादी को कुछ ही दूरी पर रफ़ी साहब खड़े दिखाई दिए, जो अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मिल रहे थे। और तभी उनकी नज़र हादी पर पड़ी तो वो हादी के पास गए और उन्होंने हादी का तारुफ कराया अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स से। और कुछ देर बाद ही निकाह भी हो चुका था और अब खाने का दौर चला। और अब सब उमर की फैमिली से मिल रहे थे, लेकिन राहिला बेगम उनकी फैमिली से मिलने के बाद एक लड़की के पास गई और उसे फिर बीजान के पास मिलवाने ले गई। वो जब से शादी में आई थी, ये 11वीं लड़की थी जो वो बीजान से मिलवाने ले गई थी, लेकिन बीजान ने भी सभी लड़कियों में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही दिए थे और राहिला बेगम को इशारे से मना कर देती। वो कभी कहती इस लड़की के बाल ज़्यादा छोटे हैं, तो कभी कहती है ज़्यादा पतली है, तो कभी कहती है ज़्यादा मोटी है। आखिरकार अब वो लोग वापस जाने के लिए हॉल से निकले, रफ़ी साहब के साथ बीजान और राहिला, जबकि दूसरी कार में हादी के साथ हिना और अहमद थे। और ये सभी अब घर के लिए निकल चुके थे। तभी हिना आइसक्रीम पार्लर को देखते हुए बोली, भाई रुको रुको रुको। तभी हादी गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए बोला, क्या हुआ? तभी हिना बोली, भाई आइसक्रीम। वो आइसक्रीम पार्लर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली। तभी हादी बोला, ये बात तो तुम आराम से भी कह सकती थी, और क्या तुम अभी भी ये सब खा सकती हो, इतना खाना खाने के बाद भी? तभी हिना बोली, भाई अगर मैं इतना खाना ही और खा लेती तब भी मैं आइसक्रीम तो खा ही सकती थी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो भी चॉकलेट फ्लेवर की। तभी हादी ने कार को बंद किया और अब वो आइसक्रीम लेने चला गया। अगले 10 मिनट बाद हादी कार के पास आया था, हाथ में 2 आइसक्रीम लिए। उसने एक अहमद को दी और एक हिना को, और अब उसने फिर से कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। इधर दूसरी तरफ नाज के अब्बा फैज अरखंदी ने गाड़ी रोकी। तभी हासिम अरखंदी उतरा और उसने पीछे से बाकी सबको बाहर आने का बोला। तभी गाड़ी से सीधा हासिम की बीवी बाहर आई और फिर नाइला, फैज अरखंदी, नाज की अम्मी, और दूसरी तरफ से नाज और माही बाहर आई। तभी हासिम बोला, यहीं इस होटल से ही हम लोग लंच कर लेते हैं, अभी 1 बजा है और अभी मजीद 2 घंटे का सफ़र बाकी है। तभी सब लोगों ने हासिम की बात मानी और सब लोग हासिम के पीछे पीछे होटल की जानिब चल दिए। अंदर आकर वो लोग एक टेबल के इर्द गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और अब वहाँ एक वेटर आया और उनके ऑर्डर लेने लगा।
तभी सब लोगों ने अपना अपना मनपसंद खाना ऑर्डर किया। जैसे ही हासिम अपनी पसंद का लंच ऑर्डर करने लगा था, तभी माही शरारत से बोली, नाइला आंटी आप देखें ना, हासिम भाई कितने कमज़ोर लग रहे हैं, फिर हेल्थी सैलेड वगैरह भी तो नहीं खाते, बल्कि उसकी जगह ऑयली खाना ऑर्डर कर रहे हैं, है ना नाज? उसने नाज को अपनी शरारत में शामिल करते हुए बोला। तभी नाज उसकी शरारत समझते हुए बोली, हाँ अम्मी आप देखें ना भाई कितने कमज़ोर कमज़ोर से लग रहे हैं। तभी नाइला बेगम एकदम से बोली, तुम दोनों सही कह रही हो, कितना सा मुंह निकल गया है मेरे बच्चे का, दिन रात काम काम ही तो करता रहता है। वो तो इतना ख्याल भी मेरी बहू रखती है, वरना इसे फुर्सत कहाँ टाइम से खाना खाने की। तभी उन्होंने उसके हाथ से मेन्यू लिया और वेटर से बोली, जो भी मैंने ऑर्डर किया है वो सब डबल ले आना। और ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला गया, जबकि हासिम इन दोनों की शरारत पर हैरानी से इन्हें मुंह खोले देखता ही रह गया, जबकि फैज अरकंदी और सिजा इन दोनों की हरकत पर अपनी हंसी जब्त करते रहे। और अब वो लोग होटल से बाहर की जानिब आ रहे थे और हासिम का मुंह फूला हुआ था, जबकि फैज अरकंदी, नाज, सिजा और माही हंसते हुए बाहर आ रहे थे, क्योंकि नाइला बेगम ने जबरदस्ती काफी सारी बॉयल हरी सब्जियां हासिम को खिलाई थी, क्योंकि वो हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती थी। वो घर पर भी ज़्यादातर हेल्थी खाने ही बनवाती थी। अब वो लोग गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। इधर मलिक हाउस में दोपहर के वक्त मुस्तफ़ा जुनैद खान को कॉल कर रहे थे। मुकाबिल ने तीसरी रिंग पर ही कॉल अटेंड कर ली थी। अस्सलामु अलैकुम मुस्तफ़ा साहब, कहें कैसे याद किया? जुनैद खान कॉल पर बोले। वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छे हैं, बस बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ही कुछ बात करनी थी। जी ज़रूर, कहें क्या कहना है? वैसे आपने कुछ वक्त मांगा था तो क्या आपने सोच लिया? जुनैद खान बोले, जी हमने अम्मा से बात की थी तो देखें हमें आमिर काफ़ी अच्छा बच्चा लगा है हर लहजे से, और अभी माही को इस बारे में कुछ नहीं पता। आज ही माही हमारे दोस्त और बिजनेस पार्टनर फैज़ अरकंदी की फैमिली के साथ उनके गांव गई है घूमने। अभी वो कुछ दिन मजीद उनके साथ ही रहेगी, अभी कुछ दिन मजीद वो घर नहीं होगी। तो हम और हमारी फैमिली चाहती है कि हम आपसे और अलमीर से माही की गैर मौजूदगी में कुछ बात करना चाहते हैं। तभी जुनैद खान बोले, तो कहें किस दिन तशरीफ ला रहे हैं? तभी मुस्तफ़ा बोले, जी हम नहीं, वो हम चाह रहे थे कि आप और अलमीर हमारे घर तशरीफ ले आएं। तभी एक बार फिर जुनैद खान बोले, चले जैसा आपको मुनासिब लगे तो कल आ जाएं आप। मुस्तफ़ा बोले, दोपहर से लंच यही हमारे साथ हमारे घर पर ही करना, अगर आपको मुनासिब लगे तो। जी ज़रूर, जुनैद खान बोले, और फिर उन्होंने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल कट कर दी। तभी वो अम्मा के पास गए जो हॉल में बैठी थी और बोले, अम्मा अभी अभी मेरी बात जुनैद खान से हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? अम्मा अभी तो मैंने उन्हें कल दोपहर को खाने पर बुलाया है अलमीर के साथ। अम्मा मैं चाहता हूँ कि पहले हम उन्हें अपनी माही की पिछली मंगनी के बारे में भी बता दें जो अब्बा के दोस्त ने की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में उन्हें अगर यह बात कहीं से पता लगे तो वो कोई इशू बनाए। अगर उन्हें कोई मसला नहीं होगा तब ही हम आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो हम इस बात को यहीं पर खत्म कर देंगे। तभी दादो बोली, तुमने बिल्कुल सही किया। वैसे हमने माही की बचपन की मंगनी का किसी को नहीं बताया था अभी तक, लेकिन फिर भी हमें पहले से ही एहतियात करनी चाहिए। नाज़िया भी वहीं पर मौजूद थी और तभी मुस्तफ़ा बोले, कल मैंने सिर्फ जुनैद और अलमीर को ही बुलाया है, तो अम्मा आप और नाज़िया भी अलमीर से मिल लेना रायज़ादा बिला में। सभी लोग रात 10 बजे घर वापस आए और फिर अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे, बस राहिला बेगम किचन में थी, मुलाजिमा के साथ नाश्ता तैयार करा रही थी। तभी बीजान बोली, ये देख लो तुम्हारी बीवी का बस चले ना तो बस अभी कहीं से लड़की ढूंढ कर लाए और हादी का निकाह करा दे। कल शादी में राहिला ने मुझे परेशान कर दिया, कभी इसे पकड़ के ला रही थी तो कभी उसे पकड़ के ला रही थी मेरे पास। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी या फिर किसी कपड़ा मार्केट में कपड़ा देख रही थी, कभी ये तो कभी वो। और उनकी ये बात सुनकर हिना और अहमद हंस हंस के बेहाल हो गए। तभी वहां राहिला आई और फिर सभी ने नाश्ता किया और कुछ देर में सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। इससे पहले कि अभी सब लोग नाश्ते की टेबल पर से उठते, तभी बीजान बोली, मुझे तुम सबको कुछ जरूरी बात बतानी है। अभी इतना सुनकर सभी अपनी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। तभी बीजान बोली, यहाँ क्यों बैठ रहे हो? वापस चलो, सोफे पर चलो, वहीं तफसील से सारी बात बताऊंगी। और उनकी ये बात सुनकर सभी पीछे पीछे चल दिए और अब सभी लोग सोफे पर बैठे थे। तभी बीजान सीरियस होते हुए बोली, हाँ
हादी की मंगनी बहुत पहले ही हो चुकी है। और ये सुनकर तभी हिना बोली, भाई आपने अकेले अकेले ही मंगनी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तभी अहमद भी बोला, और मुझे भी नहीं बुलाया भाई आपने, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें कि आप ऐसे छुपकर मंगनी कर लेंगे और हमें खबर भी नहीं होगी। तभी राहिला बोली, हादी मेरे बच्चे, अगर तुझे कोई लड़की पसंद थी तो मुझे बता ही देता कम से कम। तूने मुझे बिना बताए ही मंगनी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं। तभी हादी बोला, आप सब चुप करेंगे 1 मिनट। और उसकी ये बात सुनकर सभी वहां पर चुप हो गए। तभी हादी बोला, बीजान मेरी मंगनी मैंने कब की मंगनी, और अगर हुई है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी बीजान बोली, वो तुम्हारी मंगनी मैंने और तुम्हारे दादा जान ने की थी। तुम्हें याद है तब तुम 18 के थे जब हम लोग हवेली गए थे, मैं और तुम्हारे दादाजी वहां से वापस आ रहे थे और तुम्हारे दादा जान हर साल अपने उस यतीम खाने में खुद ही चेकिंग करते हैं कि सब ठीक है या नहीं। 3 दिन तक वहीं रुककर जब हम वहाँ एक होटल में ठहरे थे तो तभी हमें उनके मरहूम दोस्त जो एक मिशन के दौरान शहीद हो गए थे, हमीद मलिक की फैमिली भी मिली थी। वो भी वही ठहरे थे। वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे। उनकी फैमिली में उस वक्त मरहूम हमीद मलिक साहब की बीवी हामिदा थी और उनके बेटे मुस्तफ़ा मलिक और उनकी बीवी नादिया मुस्तफ़ा मलिक और उनकी इकलौती बेटी 12 साला माही मुस्तफ़ा मलिक थी। 2 दिन हम लोग एक साथ रहे थे वहीं पर। जब भी वो कहीं घूमने जाते तो हमें भी साथ ले जाते थे और मुस्तफ़ा ने तुम्हारे दादा के कामों में काफी मदद की थी। तुम्हारे दादा जान और मुस्तफ़ा के बाबा ने बहुत पहले ही यह तय कर रखा था कि वो अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। हमने देखा था वहाँ पर उनकी फैमिली काफी अच्छी थी और उनकी बच्ची माही तो बड़ी ही सोनी थी, गोल मटोल सी बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। तुम्हारे दादा जान मुझसे कहते थे कि वो बिल्कुल उन्हें उनके मरहूम दोस्त की परछाई लगती है। और जैसे ही उन्होंने माही को देखा तो उन्हें उनके दोस्त की बात याद आ गई थी। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात कहते थे और तुम्हारे दादाजी ने ये बात मुस्तफ़ा को बताई तो वो भी मान गए थे। लेकिन उस वक्त माही काफी छोटी थी और तुम भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे। माही सिर्फ उस वक्त 12 साल की थी। इसलिए हमने मंगनी का फैसला किया और शादी को कुछ साल बाद का कह दिया था और मैंने अपनी खानदानी अंगूठी माही के हाथ में पहनाई थी। माही को भी ये नहीं बताया गया था कि उसकी मंगनी हो गई है। फिर वहाँ जब रफ़ी की कॉल गई कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है तो हम वहाँ से आनन फानन में निकल गए थे और जल्दी जल्दी में ना ही तो उनसे उनका पता ले पाए और ना ही उन्हें अपना पता दे पाए, बस उनसे उनका फोन नंबर ही ले पाए थे पर्चे पर। वो भी कहीं आते वक्त खो गया था और फिर अगले 1 साल तक वो लोग वापस उस होटल में नहीं गए थे क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने पूरे साल तक बहुत कोशिश की थी कि उनसे मिल सके, लेकिन वो लोग नहीं मिले वहाँ पर। और फिर 1 साल बाद तुम्हारे दादाजी गुजर गए थे। मैंने तुम्हारी मंगनी की बात रफ़ी को बता दी थी और बाकी किसी को नहीं बताई थी, बस आज तुम लोगों को ही बताई है। पिछले 2 साल से रफ़ी उन लोगों को ढूंढ रहा है। 1 हफ्ता पहले ही यह पता चला है कि वो लोग दिल्ली में ही कहीं रहते हैं, लेकिन कहाँ ये नहीं पता चला अभी तक। बेटा हादी, इस शादी से मना मत करना बेटा, ये तुम्हारे दादाजी की मर्जी थी कि तुम्हारी शादी माही से हो। तभी हादी बोला, बीजान आप जानते हैं मैं दादाजी से कितना प्यार करता हूँ। दादाजी आर्मी में थे इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की थी क्योंकि दादाजी की मर्जी यही थी। और आप फिक्र न करें, मैं माही से शादी जरूर करूंगा। और आप फिक्र न करें, मैं माही से शादी जरूर करूंगा। और अब माही को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा अब वो 21 की हो चुकी होगी, कहीं उन लोगों ने उसकी कहीं और शादी करा दी होगी तो आखिर हम लोगों ने उनसे आज तक राब्ता नहीं किया, उन्हें तो ऐसा ही लगता होगा। बीजान आप फिक्र न करें, अगर अभी तक उसकी शादी कहीं नहीं हुई होगी तो मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढकर उसी से शादी करूंगा। और बीजान और हादी की ये सारी बातें घर के सभी लोग मुंह खोले बस सुनते ही रह गए, जबकि हादी, बीजान और रफ़ी साहब तीनों अपने रूम्स में अपनी पैकिंग करने के लिए चले गए। आखिर उन्हें 9 बजे गांव के लिए निकलना भी तो था। तभी हिना बोली, अम्मी ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो या फिर कोई नोवेल का सीन हो। और तभी वहां बीजान आई और बोली, तुम सब जाकर अपनी अपनी पैकिंग करो, पहले ही काफी देर हो चुकी है, हम सबको 1 घंटा बाद गाँव के लिए भी निकलना है।
तभी बीजान उनकी तरफ एक तस्वीर बढ़ाते हुए बोली, ये लो, ये तस्वीर माही की है, मेरे और तुम्हारे दादाजी के साथ हमने बनवाई थी उस वक्त। अभी तो वो काफी बड़ी हो गई होगी। ये तस्वीर हादी को दे देना, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। तभी अहमद ने बीजान के हाथों से तस्वीर ली और देखने लगा। तभी हिना तस्वीर देखती हुई बोली, बीजान ये कितनी इनोसेंट और गोलू मोलू सी कितनी क्यूट है, और क्या ये हमारे भाई के सामने टिक पाएंगी? भाई के लिए तो कोई लड़ाका और मारपीट करने वाली और जिद्दी लड़की ही होनी चाहिए थी, और ये तो दिखने में ही कितनी इनोसेंट लग रही है। तभी अहमद बोला, हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और तू है ना, जब भी भाई और माही भाभी की लड़ाई होया करेगी तो हम दोनों अपनी इनोसेंट भाभी का साथ दिया करेंगे। तभी बीजान बोली, लो कर लो बात, अभी शादी हुई नहीं है और तुम लोग लड़ाइयाँ पहले करवा दो। अब ये ख्याली पुलाव बाद में पका लेना, जाकर पैकिंग कर लो, नहीं तो फिर रहना यहीं पर। और बीजान की ये बात सुनकर हिना और अहमद फौरन अपने रूम की तरफ दौड़े पैकिंग करने के लिए। तभी बीजान फिर राहिला के पास गई और बोली, क्या हुआ राहिला, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हें हमारा फैसला पसंद नहीं आया हादी के हवाले से? क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम हादी की जिंदगी का कोई फैसला कर सके? नहीं बीजान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आपको पूरा हक है, ना सिर्फ हादी की बल्कि हम सबकी जिंदगियों का कोई भी फैसला लेने का, और हमें आप पर यकीन है, अगर आपने कोई फैसला किया है तो हादी के भले के लिए ही किया होगा। लेकिन बीजान, हमें इस बात का दुख है कि आपने हमें ये बात पहले नहीं बताई, और पता नहीं हमारी होने वाली बहू कब तक हमें मिलेगी। हम तो बस जल्द से जल्द हादी को दुल्हा बने देखना चाहते हैं। राहिला ने कहा, हमने आपको बस इसलिए नहीं बताया था कि क्या पता आप इस बात को सुनकर किस तरह बर्ताव करें, क्या पता आप इस शादी के लिए मानती या फिर नहीं मानती, आखिर औलाद है हादी आपकी। बीजान ने कहा, हादी हमारी औलाद जरूर है, लेकिन पहले वो आपका पोता है, आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। राहिला ने कहा, मतलब तुम खुश हो? बीजान बोली, जी बीजान, हम बहुत खुश हैं। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि हादी शादी के लिए मान गया है, और अब मैं बस जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने सामने देखना चाहती हूँ, राहिला ने कहा था। तभी बीजान बोली, तुम भी जाकर पैकिंग कर लो, हमें अगले 1 घंटे में ही निकलना है। तभी राहिला बोली, हमने पैकिंग तो कल शाम को ही कर ली थी, बस हमें तैयार ही होना है, और अब हम तैयार होने जा रहे हैं बीजान। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चली गई, और अब बीजान भी अपने रूम की तरफ चल दी। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये नोवेल पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और आप बताएं कि आपको ये नोवेल कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे इस नोवेल के पार्ट 5 में।